Hello everyone, welcome back to Aurora classes. How are you all? I just hope you all are doing well. So learners, today I am going to discuss with you about Bertrand Duopoly मॉडल. इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कॉर्नट ड्यूपोली मॉडल. आज हम उसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कॉर्नट मॉडल से बर्ट्रैंड मॉडल कैसे अलग है और ये किसने दिया था और कैसे जो है क्वेश्चन इसमें फ्रेम हुए हैं. सो आपको याद होगा कि कॉर्नट मॉडल हमने पढ़ा था, तो उसमें क्या था, टू फर्म्स थी और जो है वो क्या कर रही थी, अपने आउटपुट को कांस्टेंट मान के चल रही थी. अभी थोड़ा सा अलग है बर्ट्रैंड मॉडल. आपको सिर्फ एक बार कॉर्नट मॉडल को अच्छे से समझ लेना है, फिर इसकी बस एक ही अजम्पशन उससे अलग है और ये इजीली आपको समझ आ जाएगा. सो बर्ट्रैंड मॉडल क्या है? ओलिगोपोली ड्यूओपोली मॉडल. ये क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि आपको पता होगा कि ड्यूओपोली में ओनली टू फर्म्स होती हैं, पूरी मार्केट को वही सर्व कर रही होती, वही सप्लाई कर रही होती है. ठीक है. अब ओलिगोपोली यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये मॉडल्स ऐसे हैं कि इनमें और फर्म्स को ऐड किया जा सकता है और ओलिगोपोली तक इसको जनरलाइज किया जा सकता है. सो इसलिए इसको जो है ओलिगोपोली ड्यूओपोली मॉडल के नाम से भी जाना जाता है. ओलिगोपोली ड्यूओपोली मॉडल डेवलप्ड बाय जोसेफ बर्ट्रैंड इन 1883 वॉज अ मॉडिफिकेशन अपॉन कॉर्नोट्स ड्यूओपोली सॉल्यूशन. जो बर्ट्रैंड मॉडल था वो कॉर्नोट ड्यूओपोली मॉडल के बाद आया था और वो जो है उसी का मॉडिफिकेशन था. बस एक ही अजम्पशन इसमें अलग मानी गई है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी. सो आपको याद रखना है कि किसने तो ये दिया था, क्योंकि मैचिंग में ये भी पूछा गया है और ये भी पूछा गया है कि कौन से ईयर में दिया था. जो कॉर्नोट मॉडल था वो 1838 में दिया गया था और जो बर्ट्रैंड मॉडल है वो 1883 में दिया है. सो लास्ट टू डिजिट्स आपको याद रखनी, 38 एंड 83. अब अजम्पशंस क्या कहती हैं? देयर आर टू फर्म्स इन द मार्केट ए एंड बी. कि बर्ट्रैंड ओलिगोपोली मॉडल में भी सिर्फ टू ही फर्म्स हैं, फर्म ए एंड फर्म बी. सेकेंड अजम्पशन कहती है ईच फर्म ओन्स द स्प्रिंग ऑफ मिनरल वाटर विच इज़ आइडेंटिकल. हमने कॉर्नर मॉडल में भी पढ़ा था कि उसमें दो ही जो है फर्म्स हैं और वो दोनों ही मिनरल वाटर वेल को चलाती हैं और उनका जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिकल है. अब अजम्पशन थर्ड कहती है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ ज़ीरो. यही कॉर्नोट मॉडल में था कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो ज़ीरो एज्यूम की गई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ज़ीरो है. फोर्थ अजम्पशन कहती है ईच फर्म हैव अनलिमिटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी. यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, बर्ट्रैंड ओलिगोपोली मॉडल या बर्ट्रैंड ड्यूओपोली मॉडल में ये एज्यूम किया गया है कि हर फर्म की जो कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो अनलिमिटेड है. राइट. अब नेक्स्ट अजम्पशन कहती है हर फर्म कंसीडर करती है खुद को इंडिपेंडेंट प्राइस सेट करने के लिए और आउटपुट का डिसीजन लेने के लिए. क्योंकि आपने कॉर्नोट मॉडल में भी पढ़ा था, उसमें क्या था कि म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस को इग्नोर करती है. म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस का क्या मतलब था कि अगर आपकी फर्म कोई डिसीजन लेती है, फर्म कोई एक्शन लेती है, तो वो आपकी फर्म को इफेक्ट नहीं करेगी. तो ये था म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस और आप इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो कि बी चाहे अपनी फर्म के प्राइस का कोई भी डिसीजन ले, आउटपुट का कोई भी डिसीजन ले, आपकी फर्म पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला. तो ये क्या माना था आपने? म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस. और इसको जो है कॉर्नोट मॉडल में भी इग्नोर किया गया है और बर्ट्रैंड मॉडल में भी इसको इग्नोर किया गया है. अब नेक्स्ट अजम्पशन कहती है मोस्ट सिग्निफिकेंट अजम्पशन इन दिस मॉडल ऑन अकाउंट ऑफ विच इट डिपार्ट्स फ्रॉम कॉर्नर सॉल्यूशन इज दैट ईच फर्म बिलीव दैट द प्राइस ऑफ राइवल फर्म रिमेन कॉन्स्टेंट. यहाँ पे ये अजम्पशन बिल्कुल अलग है. कॉर्नोट मॉडल में माना गया था कि जो राइवल फर्म है वो अपने आउटपुट को कांस्टेंट रखेगी. ठीक है, ये अज्यूम किया गया था. लेकिन जो बर्ट्रैंड मॉडल है उसका मानना है कि जो आपके अपोजिट जो फर्म है, जो आपका राइवल है, वो अपने प्राइस को कांस्टेंट रखेगा. बस इतना ही आपको याद रखना है. कॉर्नोट मॉडल में आउटपुट को कांस्टेंट माना गया है और जो बर्ट्रैंड मॉडल है उसमें प्राइस को कांस्टेंट माना गया है. अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे टू फर्म्स हैं, फर्म ए एंड फर्म बी. ठीक है, और यहाँ पे ये प्राइस सेट किया गया है. ठीक है. अब जो फर्म ए है जब वो मार्केट में एंट्री करती है तो मान लीजिए यहाँ पे उसने प्राइस जो है 100 रख लिया. ठीक है. फिर जब बी ने एंट्री की तो उसने क्या सोचा कि ए तो अपना प्राइस 100 रखने वाला है और मैं अगर 100 से थोड़ा कम कर लेता हूँ प्राइस, तो सारे जो कंज्यूमर्स हैं वो मेरे पास आ जाएंगे और मेरी तो प्रोडक्शन कैपेसिटी भी कैसी है, अनलिमिटेड है, तो मैं तो सभी को सप्लाई कर सकता हूँ. ये सोच के बी क्या करता है, बी जो है अपनी कॉस्ट को, अपने प्राइस को कम कर देता है 100 से. वो जैसे 90 पे अगर उसने कर दिया तो यहाँ पे क्या किया उसने, सोचा कि ए तो 100 ही रखने वाला है, मैं 90 कर लेता हूँ, सारे कस्टमर्स मेरे पास आ जाएंगे. अब फिर ए ने क्या सोचा कि बी तो जो है अपना प्राइस 90 ही रखने वाला है. जब ए ने फिर से मार्केट में एंट्री की, उसने फिर से प्राइस जो है रिड्यूस कर दिया. अब वो फिर 80 पे सेल करने लगा. उसने सोचा कि मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी अनलिमिटेड है और मैं सभी को सप्लाई भी कर सकता हूँ, तो मैं प्राइस थोड़ा कम कर लेता हूँ, बी तो कांस्टेंट रखने वाला है.
फिर इसी तरीके से बी फिर से अपना रिड्यूस कर देता है, ए फिर से अपना रिड्यूस कर देता है। हमने जस्ट अभी पढ़ा कि म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस को तो ये इग्नोर कर ही रहे हैं, और कॉर्नोट मॉडल में भी था कि वो जो है ये पास्ट एक्सपीरियंस से बिल्कुल भी नहीं देखते हैं कि ये अपने प्राइस को जैसे कॉर्नोट मॉडल में था कि वो अपने उसके आउटपुट को, राइवल के आउटपुट को कांस्टेंट मान के चल रहे थे। जब वो आउटपुट को बढ़ा भी रहे थे, कम भी कर रहे थे, तब भी वो एक दूसरे को इग्नोर कर रहे थे। वो ये मान के चल रहे थे कि आउटपुट को इतना ही रखेंगे। ठीक उसी तरीके से बर्टन मॉडल भी क्या मानता है कि जो आपकी राइवल फर्म है वो अपने प्राइस को कांस्टेंट रखेगी। सो इसी तरीके से वो क्या करते रहते हैं, अपनी जो कॉस्ट है उसको अंडर कट करते रहते हैं प्राइस में। ठीक है, अब फिर लास्ट पॉइंट पे क्या होगा, एक पॉइंट पे आने के बाद जो प्राइस है वो एवरेज कॉस्ट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फिर वहाँ पे जो दोनों का आउटपुट होगा, फर्म ए और फर्म बी का, वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव आउटपुट के इक्वल हो जाएगा। सो यही जो है इम्पोर्टेंट था इस मॉडल में। कॉर्नट मॉडल में आउटपुट को कांस्टेंट माना गया है एंड बर्टन मॉडल में प्राइस को कांस्टेंट माना गया है। सो आपको ये एक तो ईयर याद रखना है और किस इकोनॉमिस्ट ने दिया है ये याद रखना है, और कौन सी अजम्पशन इसको डिफ्रेंशिएट करती है ये चीज़ आपको याद रखनी है। प्रोडक्शन कैपेसिटी अनलिमिटेड है एंड प्राइस को जो है बर्टन मॉडल में क्या माना गया है, कांस्टेंट माना गया है। सो दैट्स इसकी क्रिटिसिज्म भी हम पढ़ लेते हैं। क्रिटिसिज्म आपने कॉर्नोट मॉडल की पढ़ी थी कि वो ये मान के चले थे इंटरडिपेंडेंस तो उनमें है ही नहीं, उसको इग्नोर कर रहे थे। सेम चीज़ क्या कर रही हैं बर्टन मॉडल में कर रही हैं, मतलब वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देख के भी नहीं सोच रही हैं कि वो अपने प्राइस को कांस्टेंट नहीं रख रहा है। तो फिर भी अगर ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक है, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है कि एक जो है फर्म अपने प्राइस को कांस्टेंट रखेगी ही रखेगी। तो ये इसकी सबसे बड़ी जो है क्रिटिसिज्म है। और कॉर्नोट मॉडल में भी इस चीज़ को इग्नोर किया जा रहा था। अनरियलिस्टिक सिचुएशन थी कि वो अपने आउटपुट को कांस्टेंट रखेंगे। तो दोनों की जो है ये मानी जाती हैं। और दूसरा प्राइस के लिए भी, प्राइस भी वो कांस्टेंट नहीं रखते हैं, ये भी इसकी क्रिटिसिज्म थी। दैट्स वाई इसको क्रिटिसाइज़ किया गया और कॉर्नोट मॉडल को भी आउटपुट कांस्टेंट रखने की वजह से क्रिटिसाइज़ किया गया। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। मैं आपको बता दूं कि हमारे 2 कोर्सेज चल रही हैं। 5 थ्योरेटिकल यूनिट्स का कोर्स है ओनली 599 रुपीज़ में एंड 3 प्रैक्टिकल यूनिट्स का है 999 में। आप इनमें से कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इंडिविजुअल यूनिट में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। सो डेफिनेटली हम उस पर भी जो है एक कोर्स अलग से निकाल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ब्राइट फ्यूचर।